स्टार्ट हो गया क्या? Yes, sir. ओके 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 सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, तो फिर गुड इवनिंग तो ठीक है, बट बेसिकली हम लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है सर। और फाइनेंस में हम लोग अभी बात कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर हर एक कॉन्सेप्ट को मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल बोल के दिमाग मत खराब करो, ओके सर। बट सर सीरियसली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब इसके बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है। तब इसका इम्पोर्टेंसी को लेके जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा। क्यों? बिकॉज सर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस, यही बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब जो बिजनेस अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना सीख गया, अब ये समझो कि वो बिजनेस जिंदगी में आगे बढ़ना सीख गया। और जो ये नहीं कर पाया, या फिर जो इसको करने में दिक्कत में पड़ रहा है या फिर प्रॉब्लम में आ जा रहा है, इतना समझो सर कि प्रॉब्लम बढ़ेगा। प्रॉब्लम सिंपल बढ़ेगा। जब कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, कंपनी को जब फंडामेंटल लेवल में एनालाइज करते हो, तो उस टाइम पे भी अब कंपनी का वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करना जरूर सीखिएगा सर, ठीक है। बिकॉज अगर आप वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में गलती करते हो, तो आपको दिक्कत ये हो जाता है सर कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि कंपनी जो बिजनेस कर रहा है बेसिकली, ठीक है, कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। मतलब डे टू डे मार्केट कैपिटल को कंपनी किस तरह से मैनेज कर रहा है। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन है। लास्ट क्लास हम लोगों ने सर करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स के बारे में बात किया, है ना। और करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के बेसिस में हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, है ना। एक क्वेश्चन भी किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था मैं एक बार देख लेता हूँ। विजय लक्ष्मी तो हो गया था सर, है ना। विजय लक्ष्मी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका टेंडन कमिटी का मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट था, मुझे जितना याद आ रहा है। फिर मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं करने के लिए बोला था। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, आई थिंक ये वाला हुआ ना, प्रोफार्मा कॉस्ट शीट 117 करके, यस, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, है ना। इसमें मैंने डिटेल्स में आपको बताया कि किस तरह से कंपनी का मतलब जो कैश कैश बेसिकली कैश का जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी में, ठीक है। मतलब अगर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है तो आप किस तरह से अपना कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो। सर सर एक बार वापस बताओ ना सर, क्या सर वर्किंग कैपिटल क्या है और क्यों करते हैं। सर चलो देख लो फटाफट एक बार, वर्किंग कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना वाइटल है, एक बार मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ। और क्यों मैं आप लोगों को बार बार फोकस करता हूँ कि वर्किंग कैपिटल को काफ़ी डिटेल्स में समझने के लिए। सर वर्किंग कैपिटल क्या है सर, सिंपल समझो। वर्किंग कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल, है ना। वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। नेट कैसे हो जाता है सर, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे बनता है बताओ। करेंट एसेट माइनस करेंट एसेट Current माइनस, lab. थैंक यू सर, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करके ये नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। मतलब हर एक बिजनेस, चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा लो मार्केट से, उसका करेंट एसेट कितना है और उसका करेंट लायबिलिटी कितना है। करेंट एसेट का मतलब जो एसेट को कंपनी या बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है, इवन विद इन 1 ईयर। जिसको आप बहुत फास्ट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो आपके बिजनेस का करेंट एसेट्स है, जिसमें नॉर्मली कैश खुद आता है, डेटर आ सकता है, इन्वेंट्री आता है। सर चलो मैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आ गया। सर एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, along with CSE CMA एग्जाम, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान लेके क्या करोगे अगर जिंदगी में कुछ काम ही नहीं आया तो। किताब का ज्ञान किताब में ही खत्म हो जाएगा। तो जस्ट विजिट द फाइनेंशियल्स ऑफ एनी कंपनी,
अगर आप किसी भी यहाँ पर रिलायंस में रैंडमली उठाया सर, आप कोई भी कंपनी देखो, जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी उठाओ और चेक करो। सर मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, जब आप कंपनी का करेंट एसेट देखते हो और जब आप कंपनी का करेंट लायबिलिटी देखते हो, तो आपको देखो कंपनी का करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी नजर आएगा। यहाँ पर सर ओवरऑल डेटा दिया हुआ है रिलायंस का 3,73,011 करोड़ का, 3,73,011 करोड़ का इसका करेंट एसेट्स है और इसका करेंट लायबिलिटी है 2,77,568 करोड़ का। चलो ये एक अच्छा है कि कंपनी के पास करेंट एसेट्स ज्यादा है और करेंट लायबिलिटी कंपेरेटिवली लो है। लायबिलिटी है सर, ठीक है। अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी के पास करंट एसेट्स में क्या है। सर करंट एसेट्स में इसके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कुछ है इसके पास। एक सेकेंड, डेटा डिटेल्स नहीं आ रहा है क्या, ये अब आया सर। कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें इसका 1,69,843 का इसके पास करेंट एसेट्स है। रिलायंस का ओरिजिनल डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे कैश एंड इसके बीच में, अगर इसका टोटल रिसीवेबल्स मतलब मार्केट में इसका डेटर कितना है सर, 19,014 करोड़ का डेटर दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। सर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो बेसिकली रिलायंस बेचता है उसका स्टॉक, शॉर्ट टर्म स्टॉक जो है, मतलब एक्चुअली स्टॉक शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स है, दीज ऑल आर करंट एसेट्स, सीए है सर ये सब। टोटल इन्वेंट्री है इतना, कुछ अदर करंट एसेट्स में 1,02,482 का है। अब कोई बोलेगा सर अदर करंट क्या है बताओ। सर अदर करंट में क्या है, इसके लिए आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। सर कैसे जाए एनुअल रिपोर्ट में, सर जस्ट विजिट हियर, ये देखो सर आप एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो ना, ठीक है। तो 21 का एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाओ चेक करो। वहां पर जाके जब आप बैलेंस शीट को एनालिसिस करोगे ना, बैलेंस शीट में जाके जब करेंट एसेट्स का डेटा को लोगे तो आपको सारे डेटा का क्या मिल जाएगा, सारा डेटा का आपका मतलब डिटेल्स मिल जाएगा, एनेक्चर मिल जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स मिल जाएगा। तो वहां जाके आप अदर करेंट एसेट्स में क्या क्या है, इन्वेंट्री में क्या है नहीं है, सब चीज का डिटेल्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा एक बार जाके, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों देखना है, क्यों देखना है, और देख के क्या पता करोगे, क्या पता करोगे, वर्किंग कैपिटल का हालत पता करोगे या फिर एनडब्ल्यूसी नेट वर्किंग कैपिटल का सिचुएशन पता करोगे। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट में बिजनेस का सिचुएशंस को समझाता है कि कंपनी के पास करेंट एसेट्स कितना और कंपनी के पास करेंट लायबिलिटी कितना। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इतना सिंपल कॉन्सेप्ट भी समझने में किसी किसी केस में बहुत दिक्कत कर देता है लोग, ठीक है। तो अगर मैं करेंट एसेट्स ओवरऑल 3,73,000 में आपको बताया, लाइबिलिटी में चले एक बार, लाइबिलिटी में चले एक बार, करेंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी में कंपनी का बेसिकली क्रेडिटर है, अकाउंट्स पेबल, सर समझ रहे हो ना, अकाउंट्स पेबल कितना है देखो सर, 10 लाख, क्या 10,08,897, करेंट एसेट्स है 11 लाख का, क्रेडिटर है 10 लाख का, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास इसका गेन हो रहा है ना, मतलब बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल बन रहा है, इतना समझ लो आप। सो कुल मिला के अदर करेंट लायबिलिटीज भी कुछ है, तो ये आपका हो गया 1,68,000, अच्छा। तो कुल मिला के 2,77,568, अच्छा, 2,77,568, और इधर आपका एसेट्स कितना था 2,77,000 और एसेट कितना था सर 3 लाख, 3,73,000, चलो बढ़िया है। 3,73,000 का करेंट एसेट्स है और 2,72,000 का 2,77,000 का करंट लायबिलिटी है, ठीक है। उसमें आपको अकाउंट्स पेबल भी नजर आया और कुछ अदर करंट लायबिलिटीज भी नजर आया, कुल मिला के 2,77,000 का अदर लायबिलिटी नजर आया। चलो सर ये सब डेटा, ये सब डेटा आपको कैसे रीड करके मार्केट के बारे में एनालिसिस करना है, जैसे मैं आपको रिलायंस बता रहा हूँ, किसी और कंपनी उठा लो जो मर्जी। तो मैंने आपको जो दिखाया एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आपने बैलेंस शीट में जो देखा वही आप यहाँ पर भी डेफिनेशंस में देख लो। तो वर्किंग कैपिटल क्या है सर,
नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज करेंट एसेट जैसे कि कैश, अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, कस्टमर अनपेड। रिसीवेबल का मतलब होता है कस्टमर्स अनपेड, मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा बट अभी भी मिला नहीं। सर ये सब बात मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ऐसे भी बताया, बट वापस रिकॉल करा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते आप भूल ही जाओ कि स्टॉक मार्केट के मतलब बेसिकली मार्केट एनालिसिस में भी वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, जो भी कंपनी के पास स्टॉक है चाहे वो रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। एंड इट्स करेंट लायबिलिटीज जैसे कि अकाउंट्स पेबल्स एंड डेब्ट्स, कंपनी का क्रेडिटर एंड लोन का शॉर्ट टर्म लोन का सिचुएशन। इट इज कॉमनली यूज्ड एज मेजरमेंट टू गॉज द शॉर्ट टर्म हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सीए माइनस सीएल करके हम बेसिकली क्या ढूंढते हैं जानते हो? सीए माइनस सीएल करके हम लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म हेल्थ ऑफ द कंपनी को समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सर। इट्स अ शॉर्ट टर्म हेल्थ को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है। जिस बिजनेस का सीए माइनस सीएल करके आपको नेगेटिव आएगा, आप समझ लो कुछ गड़बड़ है। Sir, working capital, also called net working capital, represent the difference between company's current assets and current liability. Working capital is a measure of company's liquidity and short-term financial health. मतलब short term में कंपनी के पास क्या इतना assets है जो कंपनी अपना liability को चुकता कर पाए। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर जो कंपनी का लोन वगैरह है, जो क्रेडिटर वगैरह है, क्या उनको पे कर पाएगा, ये कंपनी का लिक्विडिटी को बताता है। A company has negative working if its ratio of current asset to liability is less than 1. सर इसके बाद हम लोग ना रेशियो के चैप्टर में जाएंगे। वर्किंग कैपिटल खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को रेशियो एनालिसिस सिखाऊंगा, ठीक है? तो जब रेशियो एनालिसिस सिखाऊंगा तब आप देखिएगा, इवन ये रेशियो एनालिसिस स्टॉक मार्केट में बहुत हेल्प करता है फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है? सो मैं बार बार स्टॉक मार्केट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज सर स्टॉक मार्केट आज की डेट का सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं तो मानता हूँ कि सर हर किसी को स्टॉक मार्केट का नॉलेज जरूर लेना चाहिए, और बिना जाने बिना समझे स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, ठीक है? सिर्फ टीवी में कोई कुछ कह दिया, पेपर में कोई कुछ कह दिया, यूट्यूब में कोई कुछ कह दिया, ये कभी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ऑलवेज अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ भी आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ते हो सर, एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल्स लाइक एमबीए फाइनेंस, जो भी आप पढ़ते हो, एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल यूज कितना है। अगर ये प्रैक्टिकल यूज समझ नहीं पाओगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है ना सर, बस यही कहने का मतलब है मेरा। तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रेशियो तब मैं बताऊंगा आप लोगों को जब मैं रेशियो एनालिसिस सिखाऊंगा। तो इतना समझ लो कि अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रेशियो नेगेटिव आता है, मतलब नेगेटिव या लेस देन 1 आता है, और इट हैज मोर करंट लायबिलिटी देन करंट एसेट्स, इसका सिंपल मतलब है बिजनेस में करंट लायबिलिटी ज्यादा, करंट एसेट कम, तब उसका लेस देन 1 या नेगेटिव में चला जाएगा। सर ये सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, ये सिचुएशन अच्छा नहीं होता है। क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको, सीए बाई सीएल, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। ये कभी भी नेगेटिव होगा मतलब कंपनी रिस्क में है, एक से कम है तो भी कंपनी को सावधान हो जाना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल लेवल में कंपनी को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एयरटेल का देखोगे, चलो दिखाते हैं आपको। ये भारतीय एयरटेल का मैंने निकाला, फाइनेंशियल चेक करेंगे क्या सर? करंट सिचुएशन इसका अगर मैं दिखाऊं आपको, सर इसका करंट एसेट से 52,000 करोड़ का, और इसका करंट लायबिलिटी है 1,14,026 करोड़ का। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बता रहा है सर। करंट एसेट करंट लायबिलिटी ऑलमोस्ट डबल है, मतलब 1:2, कुछ ऐसा सिचुएशन है। मतलब बिजनेस में अभी बहुत चेंजेस का जरूरत है, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ में है, मतलब बेसिकली बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता में है। सर देख पा रहे हैं ना आप लोग? हेलो शिवम, नील, ज्योति, नंदिनी, बोलो सर। चौथा, ए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? বোঝা हाँ যাচ্ছে? सर। है सर। ठीक है, तो ये एयरटेल का स्थिति है सर। यस सर। और खतरनाक स्थिति देखना चाहते हो? और एक खतरनाक कंपनी के बारे में बताता हूँ। खतरनाक स्थिति, यस बैंक। चलो यस बैंक,
ऐसा और भी बहुत सारा है। यस बैंक का देखो सर, करेंट एसेट 46,000 का है, 46,000 करोड़ का है, और करेंट लायबिलिटी 1,97,062 करोड़ का है। सिचुएशंस इज नॉट इन पॉजिटिव साइड, मतलब बिजनेस में अभी बहुत दम दिखाना है। पेटीएम का देखना चाहते हैं, एलआईसी का, एलआईसी का अच्छा हो, एलआईसी का डेटा मिलेगा क्या? एलआईसी 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 रिसेंट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, अच्छा होने का चांसेस ज्यादा है सर। एलआईसी के पास करंट एसेट्स है 1,85,444 करोड़ का, और इसका करंट लाइबिलिटी है 83,000 करोड़ का, बहुत बढ़िया है। मतलब बिजनेस बिल्कुल रिस्क में नहीं है। शॉर्ट टर्म रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिस्क तो नॉर्मली बिजनेस में शॉर्ट टर्म रिस्क ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में फिर भी आपके पास टाइम होता है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। जोमेटो को लेके बहुत चर्चा चल रहा है, जोमेटो को देख लो एक बार। सर जोमेटो 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 का फाइनेंशियल्स, सर जोमेटो के पास करेंट एसेट्स है 4,000 करोड़ का, 4,150, और जोमेटो का करेंट लाइबिलिटी 4,517 करोड़ का। चलो अच्छा है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है इसका। जो अभी इश्यूज है, अभी भी ये बिजनेस ना, बेसिकली इसका रेवेन्यू जनरेशन में अभी भी डाउट है। बेसिकली एसेट लाइबिलिटी सिचुएशंस में उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मेन प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली रेवेन्यू सिचुएशंस पे, मतलब बिजनेस जो इनकम करता है उसके हिसाब से जो इसका नेट इनकम है वो अभी भी पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, तो जब तक ये लोग पॉजिटिव नहीं हो जाता है इनकम में, प्रॉफिट में, जैसे पेटीएम, ये सब न्यू जनरेशन कंपनी का प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अभी भी प्रॉपरली इनकम जनरेट नहीं कर पाया, मतलब कर रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, बट पॉजिटिव नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ओके सर, हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो सब बात बाद में करेंगे, बट बेसिकली मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बार बार फोकस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो कंपनी का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का सिचुएशन आप समझ सकते हो। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स दैट अ कंपनी कैन फंड इट्स करंट ऑपरेशंस एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर एक्टिविटीज एंड ग्रोथ। अगर कंपनी के पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना फंड को, मतलब अपना फंड ऑपरेशंस में डाल सकता है, कंपनी के पास पैसा होगा, इवन जरूरत पड़ने से लोन भी लेना सुविधा हो सकता है, एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर एक्टिविटीज एंड ग्रोथ। ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का एक बहुत अच्छा साइन है सर। हाई वर्किंग कैपिटल इज नॉट ऑलवेज गुड थिंग, ये भी बात है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। इट माइट इंडिकेट दैट अ बिजनेस हैड टू मच इन्वेंटरी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, नॉट इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश, जरूरत से ज्यादा कैश हाथ में होल्ड कर रहे हो। सर इसी वर्किंग कैपिटल में और एक चीज आएगा सर, कैश मैनेजमेंट। सर कैश ज्यादा रहना भी अच्छा नहीं है, हमेशा ऑप्टिमम कैश होना चाहिए, जितना जरूरी उतना रहे। ज्यादा कैश भी बिजनेस के लिए मुश्किल होता है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन लो एक्सपेंस डेब्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप अपने कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। पैसा है बट पैसा का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा बिजनेस भी मार्केट में है, ऐसा बिजनेस भी मार्केट में है जिसके पास पैसा है बट प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक ये प्रॉब्लम था आईटीसी के साथ, आईटीसी के साथ ह्यूज कैश है, ह्यूज कैपिटल, इनके पास प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसका करंट एसेट करंट लाइबिलिटी भी चेक करोगे तो इट्स रियली अच्छा रहेगा, नो डाउट। 34,000 करोड़ का एसेट्स है, लाइबिलिटी है 12,000 करोड़ का। यू कैन सी शॉर्ट टर्म लेवल में आप चेक कर सकते हो। रिसेंटली इसके बिजनेस पे ग्रोथ आया है, क्यों? सिगरेट बिजनेस पे थोड़ा दम दिखाया है। रिसेंटली सिगरेट बिजनेस अच्छा किया है। ठीक है, इसका मेन ब्रांडिंग क्या है? मेन सिगरेट है इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा इनकम ये सिगरेट से करता है। ठीक है सर, तो रिसेंटली पहले थोड़ा सिगरेट बिजनेस प्रॉब्लम आ गया था, बट अभी सिगरेट बिजनेस वापस थोड़ा सा बिजनेस दिया है, और उसका जो बाकी बिजनेस है उसने भी थोड़ा बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है, इसके पास कैश इतना है, आप शॉर्ट टर्म कैश भी देख सकते हो, इसके पास शॉर्ट टर्म कैश भी देखो, 16,000 करोड़ का कैश है इसके पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैश। तो इसको ना बेसिकली हम लोग मार्केट में इसको कहा जाता है कि कैश रिच कंपनी। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट अगर बिजनेस के पास कैश है तो अच्छा बात है, बट अगर कैश का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है तो भी इट्स नॉट अ गुड साइन। बट हाँ, बिजनेस पॉजिटिव साइड में है, डूबने वाला साइड में नहीं है। बट सर स्टॉक मार्केट में आप हमेशा ग्रोथ कंपनी ढूंढोगे ना, स्टॉक मार्केट में आप हमेशा ग्रोथ कंपनी ढूंढोगे, है ना?
तो ग्रोथ देने के लिए वर्किंग कैपिटल का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी चीज, अच्छा ये वाला एक मतलब मैंने जो ये नोट्स में रेडी कर रहा हूँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स वर्किंग कैपिटल के बारे में यहाँ पर मैंने एक्चुअली इसको बना रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा। ऐसे मैंने बहुत सारा चीज ऑलरेडी बेसिक्स में लिखा के रखा, ठीक है, बट फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो जैसे ये हो जाता है रेडी, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव होना और वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव होना बिजनेस के लिए किस तरह का इफेक्ट आता है। ठीक है, बिजनेस में उसका किस तरह का इफेक्ट आता है, और ये आपको मार्केट का एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप लोग अपना खुद का बिजनेस भी बनाओगे ना, या फिर जब एज ए चार्टर्ड एज ए कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप किसी बिजनेस का डॉक्टर बनोगे, ठीक है, हेल्थ चेक करोगे, तो हेल्थ चेक करने के टाइम पे भी आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बोला वर्किंग कैपिटल अच्छे से सीख लो, फिर मैं आपको रेशियो सिखाऊंगा और फिर मैं आपको कैश फ्लो के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट रिलेटेड मैटर भी आप फाइनेंस में जरूर सीखोगे। ठीक है, और ऊपर से मैं एक फंडामेंटल का भी क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे वो मेरा म्यूचुअल फंड खत्म हो जाता है तो मैं फंडामेंटल भी स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर स्टॉक मार्केट के बेसिस में क्या क्या और सोचना है वो बताऊँ। ठीक है सर, वो छोड़ो, जब होगा तब होगा, अभी जरूरी नहीं है। तो अभी क्या जरूरी है सर, अभी क्या, अभी बस हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैं रोज आप लोगों का दिमाग खाता हूँ, ये क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन करो, आज भी वही करना है। जैसे लास्ट दिन भी एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व करवाया था, और इस क्वेश्चन के अंदर एक डेप्रिसिएशन का इशू था, और मैं आपको ये समझाने का कोशिश किया था कि जब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर हो तो आपको उसे कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रो पाइप्स लिमिटेड का, क्या क्वेश्चन दिख रहा है सर? अच्छा, तो था की आंसर इस चले देखिए एक बॉल सुनी। এনডব্লিউসি কত এসছে? Sir, 16,45,000. 16,45,000, 16 লাখ এত এলো? Sir, depreciation less code. হুম, ডেপ্রিসিয়েশন লেস করেই তো বলছি। মনে হচ্ছে কিছু একটা মিস্টেক হয়েছে, আচ্ছা দেখছি চল। ইলেকট্রোপাইপসটাই তো করেছিস নাকি? Yes, sir. ओके सर, अगर बाकी लोगों ने किया है उन लोगों का आंसर भी मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अभी मेरे साथ साथ करो। Sir, 20,06,000. 20 লাখ না, ঠিক আছে চল করি, দেখি কি দাঁড়ায়। सर सबको समझ में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रियल लाइफ यूज? ठीक है, अब रियल लाइफ यूज भी और समझ में आ जाएगा, पर चलो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोपाइप्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट ये इलेक्ट्रोपाइप्स करता है ये बेसिकली स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। फॉलोइंग इन्फो रिगार्डिंग द कंपनी इज गिवन फॉर योर कंसिडरेशन। सर क्या इंफॉर्मेशन है? एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन 6,000 यूनिट्स, raw material are expected to remain in store for an average of 2 months before issue into production। सर WIP बोला है 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्शन कॉस्ट, ये पता है आप लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, will approximate to half months production WIP। finished goods remain in warehouse on an average of 1 month, credit allowed by suppliers is 1 month, 2 months credit is normally allowed to debtors, minimum cash balance 45,000 is expected to be maintained, cash sales are 75% less than the credit sales, safety margin 20% to cover unforeseen contingencies। जब चाहे वो इलेक्ट्रो पाइप्स हो चाहे वो रिलायंस हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जब कोई कंपनी अपना बिजनेस को बनाता है ना, तो उसको ये सब चीजें
पहले से देख लेना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस अपना कैपिटल को मैनेज कर पाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस। अगर बिजनेस को अंदर से समझना है तो वर्किंग कैपिटल का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। और क्या मिनिमम कैश बैलेंस बोला, कैश सेल्स 75% लेस देन क्रेडिट, सेफ्टी मार्जिन 20% टू कवर अनफोर्सिन कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी मतलब इमरजेंसी। ठीक है, production pattern is assumed to be even during the year and cost structure of electropipes is as follows। इलेक्ट्रोपाइप्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया है सर। रॉ मटेरियल के बारे में बोला है कि 80 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर बोला 20 पर यूनिट। ठीक है, ओवरहेड्स बोला 80 पर यूनिट। अच्छा, ओवरहेड्स में इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन दे दिया, और यही गड़बड़ कर देता है। जब भी क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दे देगा तो जस्ट कैलकुलेट दी कैश रिक्वायरमेंट, अगर क्वेश्चन कुछ ना भी बोले तो भी कैश रिक्वायरमेंट। टोटल कॉस्ट टोटल करो 180, प्रॉफिट हो गया 20 एंड सेलिंग प्राइस हो गया 200। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपाइप्स लिमिटेड। कंपनी का जो बजट है, इस बजट के लिए कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, ये सारा का सारा काम करने के लिए। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया? नंदिनी, ज्योति, बोलो सर। शिवम, टेल मी। नील, अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रोपाइप्स, बहुत बढ़िया। ना इलेक्ट्रोपाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे ये वर्किंग कैपिटल काम करता है। और जैसे कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस का सबसे हॉट एरिया डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन गिवन है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन गिवन है, तो आपको एक चीज करना है सर कि क्योंकि डिप्रिसिएशन गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन को साइड करके कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। तो साइड कैसे करोगे? ऐसे मैं लास्ट दिन साइड करना सिखाया था, बट आज क्या करना है आपको, स्टार्टिंग से ही डिप्रिसिएशन को अलग करना है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू एलिमिनेट डिप्रिसिएशन। तो सिंस लिखो सर, सिंस डिप्रिसिएशन, फटाफट थोड़ा लिख लो, इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म कभी कभी यूज करता हूँ, बट आप लोग यूज मत कीजिएगा। सिंस डिप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन इज सेपरेटली गिवन, we are computing cash requirement for working capital। Now how? सर फर्स्ट थिंग, सर पहले मुझे ये बताओ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा? चौथा बोल, चौथा ने किया होमवर्क इसलिए चौथा को पूछ रहा हूँ, मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा सर? 1,80,000। सर रॉ मटेरियल है 80 पर यूनिट क्वेश्चन में देखो, और आपका प्रोडक्शन यूनिट कितना है? आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कितना है? एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 6000 यूनिट्स। तो 6000 यूनिट्स अगर बिजनेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो बेसिकली स्टील इंडस्ट्री के लिए है, तो 6000 यूनिट प्रोडक्शन करेगा और 80 करके इसका रॉ मटेरियल है, तो मटेरियल कंजम्पशन कितना कर रहा है? 80 इंटू 6000। एम आई राइट? आई होप। तो जैसे कि चौथा ने मुझे बताया कि सर 4,80,000 इसका एनुअल बेसिकली प्रोडक्शन लेवल है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट इज दैट सर रॉ मटेरियल स्टॉक जो वो मेंटेन करना चाहता है, करेंटली जो डेटा हमारे पास गिवन है, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना दिन के लिए उनको मेंटेन करना है, साइकिल जो एक एक साइकिल के लिए चाहिए। अब जिनका ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच बाई चांस मिस है, ऑपरेटिंग साइकिल का क्लास एक बार देख लो। ठीक है, मैं क्लासेस शेयर कर दूंगा अगर नहीं किया तो। ठीक है, सो रॉ मटेरियल स्टॉक के मतलब बेसिकली ये साइकिल के बेसिस में होता है। एक बिजनेस पूरा साल भर में डिफरेंट साइकिल बनाते हैं, ठीक है, और उस साइकिल के बेसिस में बिजनेस करता है और उसका क्वार्टर रिजल्ट्स भी आता है। तो बेसिकली
एक एक बिजनेस एक एक साल में कितना साइकिल कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस कितना बड़ा बनता है। ठीक है, सो मटेरियल कंजम्पशंस 80 into 6000 4,80,000 एनुअल हो गया। रॉ मटेरियल स्टॉक इन एज पर आवर एग्जांपल कितना है एक्सपेक्टेड। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ धुंधला हो गया है। स्टोर्स फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ्स है, दिस इज ये 2 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 मंथ्स। आज मेरा पेन का भी सेंसर काम नहीं कर रहा है क्या? 2 months. The raw material are expected to remain in store for an average of 2 months before issue to production. प्रोडक्शन में इशू करने से पहले कम से कम 2 महीना स्टोर में रहेगा। तो रॉ मटेरियल स्टॉक कितना हो जाएगा तो था 4,80,000 इंटू 2/12। ओके सर, यहाँ पर डिप्रिसिएशन का कोई खेल नहीं है। 80,000 हो गया, चलो बढ़िया है। जब डिप्रिसिएशन आएगा तब डिप्रिसिएशन को अलग करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सर पॉइंट नंबर 2, सर क्योंकि यहाँ पर WIP क्वेश्चन पूछा है क्या? सर वर्क इन प्रोग्रेस है और ये भी बोला है कि 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन, एंड ये भी बोला कि अप्रोक्सीमेट जो WIP है वो हाफ मंथ प्रोडक्शन रखेगा, हाफ मंथ का प्रोडक्शन। तो क्योंकि WIP है तो ऑब्वियसली पार्शियल लेना ही ज्यादा अच्छा है, और वो भी बोला भी है। ठीक है, पार्शियल लेने के लिए। तो क्योंकि सर पार्शियल के बारे में बात किया, क्योंकि WIP है, WIP में जो भी होता है ना प्रोडक्ट, चाहे रॉड हो, पाइप हो, बिल्डिंग हो, जो भी प्रोडक्ट है आपका, पार्शियल मतलब होता है कि वो WIP का मतलब ही होता है पार्शियल। अगर क्वेश्चन बोल देता है तो आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। लेकिन सर अगर क्वेश्चन कभी ये बोलता है कि पर WIP है पर उसको कंप्लीट COP से कैलकुलेट करो, तो आपको वही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग CCOP करेंगे। मतलब CCOP क्यों? कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, CCOP नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं। ओहो, बार बार मैं गलत देख रहा हूँ। पार्शियल COP नहीं, CCOP मतलब डिप्रिसिएशन को हटाना है और कुछ नहीं, इसलिए बोला कैश COP। सर डिप्रिसिएशन को हटाने से कैश क्यों हो जाता है? सर बात को समझो, जब आप कोई पर्टिकुलर बिल्ड मतलब एसेट्स को यूज करते हो तो उसका एक डिप्रिसिएशन होता है ना? तो अगर आप अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में उस एसेट का डिप्रिसिएशन को आप कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे, तो सर डिप्रिसिएशन का एक स्पेशलिटी क्या है कि डिप्रिसिएशन में आपका खर्चा तो पड़ता है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मानो कि मैंने रिलायंस के फैक्ट्री पे आया, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब रिलायंस अपने फैक्ट्री में ये जो मशीन यूज करता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कहने का कोशिश किया है मेरा, ज़्यादा डिटेल्स मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ। जब कोई बिजनेस अपने फैक्ट्री में मशीन्स को यूज करता है, इसमें जो रॉ मटेरियल्स इसको बना, इसके ये जो बेसिकली मशीन्स है, इसमें जो भी रॉ मटेरियल्स या जो भी WIP प्रोग्रेस में जो भी रहेगा, इसमें इस एसेट का डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी आता है। तो एसेट का डिप्रिसिएशन कॉस्ट अगर आपके कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। बिकॉज ये एसेट अगर मानो 4 साल पहले 4 इयर्स बैक आपने लगाया था या 5 इयर्स बैक आपने लगाया था, तो मशीन का वैल्यू डिग्रेड किया होगा। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट, डिप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट वो बेसिकली एक नॉन कैश आइटम है। मतलब एसेट का वैल्यू कम होता है जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है ना? हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को फिक्स एसेट से लेस करके लिखते हैं ना, तो फिक्स एसेट लेस डिप्रिसिएशन, है ना? तो डिप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं? PL में चार्ज करते हैं, और फिक्स एसेट्स में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स को डिप्रिसिएशन से लेस करके दिखाते हैं। यही होता है बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट भूल गए तो वापस बैलेंस शीट करना, वापस देखो सर। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट्स जो होता है सर, वो किसी भी एसेट्स में नॉन कैश आइटम होता है। हाँ, क्वेश्चन इज दैट हम लोग तो वर्किंग कैपिटल ढूंढ रहे हैं ना, तो वर्किंग कैपिटल में नॉन कैश आइटम को साइड करना ही अच्छा रहेगा। हेलो सर, बात समझ रहे हो? लॉजिकल रहेगा कि नहीं रहेगा? जब हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वर्किंग कैपिटल में हमें ये नॉन कैश आइटम को साइड करने से अच्छा रहेगा ना। इसमें हमें और स्पेशल पिक्चर समझ में आएगा, और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि भाई बिजनेस का डिप्रिसिएशन को छोड़ के मेरा कितना वर्किंग मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो दैट इज द रीजन
कि हमें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या बोला, 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा सर? सर कन्वर्जन कॉस्ट में आपका लेबर आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा, है ना। लेबर आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा, ये आपका कन्वर्जन कॉस्ट है बेसिकली। कोई भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, इसको कंप्लीट करने के बीच का एरिया को क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हालत से जब वो फिनिश गुड्स बनता है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, इसके बीच का सिचुएशंस क्या है? लेबर एंड ओवरहेड्स। मतलब अगर मानो कि ये रिलायंस का तेल का फैक्ट्री है, ठीक है, तेल का पाइप है। अब रॉ ये बेसिकली रिलायंस करता क्या है? रिलायंस का सबसे बड़ा काम है तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और है सर ऑयल रिफाइनरी, है ना। रिलायंस का सबसे बड़ा काम यही है, ऑयल रिफाइनरी करना और केमिकल वगैरह बनाना। सो रिलायंस अपने ऑयल रिफाइनरी में क्या करता है? रिलायंस अपने ऑयल रिफाइनरी में रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं, बेसिकली क्रूड ऑयल लाता है, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है और फिर उसको मार्केट में, इंडियन मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में सेल करता है। यही रिलायंस का सबसे बड़ा काम है। सो एक क्रूड ऑयल को सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, एक क्रूड ऑयल को, रॉ मटेरियल को बाहर से लाना, लाइक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लाना, ठीक है, फिर उसको यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। कन्वर्जन में क्या लगता है रिलायंस को? ठीक है, मानो कि क्रूड ऑयल लाया, सिंपल बात है, क्रूड ऑयल को बाहर से कंट्री से लाया, फिर क्रूड ऑयल को यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड किया। अब वो तो क्रूड ऑयल उसका रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल। अब क्रूड ऑयल में प्रोसेस होगा, अब प्रोसेसिंग में कौन हेल्प करता है? कंपनी का लेबर हेल्प करेगा, जो भी लेबर ही दे रहा है कंपनी में, बिजनेस में या फैक्ट्री में। और साथ साथ में इस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ओवरहेड। ओके, तो लेबर एंड ओवरहेड, जिसको बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है सर, कन्वर्जन कॉस्ट, तब जाके बनता है फिनिश गुड्स। तो अगर ये तेल के फैक्ट्री में क्या फिनिश गुड्स बन के निकलेगा सर? पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, ठीक है, या फिर जो भी और भी पेट्रोल डीजल रिलेटेड प्रोडक्ट होता है वो सब निकलेगा। यस ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? रिलायंस का बिजनेस समझ में आया कि रिलायंस किस तरह से अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और उसमें कन्वर्जन को क्यों लेबर और ओवरहेड को बोला गया है? हेलो सर, जस्ट टेल मी, जस्ट मुझे एक बार बता दो। आप लोगों का हाँ ना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बता दो सर। বোঝা যাচ্ছে তো? কিরে, কারোর আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার, একটু মাঝে মাঝে আওয়াজ দিবি রে বাবা, আওয়াজ দিলে আমার একটু মনে মনে হয় कि हाँ बाबा थोड़ा কিছু सीखी। तो 20 एंड 80, लेकिन सर 80 के अंदर तो 20 का लेबर है, सॉरी डिप्रिसिएशन है, तो 80 के बीच में से डिप्रिसिएशन को हटाओ, 80 माइनस 20 करो, ठीक है। बस यही करने के लिए आपको इतना सारा स्टोरी सुना दिया, एक छोटा सा बात समझाना था, आपको पूरा राम कहानी सुना दिया। पर्शियल सीसीओपी या फिर कैश सीओपी, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 80 तो देखो मटेरियल तो पूरा ही लग रहा है सर, डब्ल्यूआईपी में मटेरियल पूरा आ जाएगा, बट 50% एज रिगार्डिंग कन्वर्जन कॉस्ट, तो हाफ इंटू 20 फॉर योर लेबर एंड 60 फॉर योर ओवरहेड्स, ठीक है। और उसका भी 50% एज पर आवर क्वेश्चन, उसका भी 50%। क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, डब्ल्यूआईपी के बारे में क्या बोला, वर्क इन प्रोग्रेस में रिलायंस का कितना प्रोडक्ट बड़ा रहेगा? हाँ अच्छा, रिलायंस का नहीं, हमारे केस में इलेक्ट्रोपाइप्स का, इलेक्ट्रोपाइप्स का कितना बड़ा रहेगा? 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ मंथ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 50% मतलब इसलिए हाफ कर दिए सर, और 20 और 60 ले लिए। 60 क्यों, ये 80 होना चाहिए था ना, लेकिन 80 नहीं होगा बिकॉज डिप्रिसिएशन को साइड कर दिए, तो यहीं से डिप्रिसिएशन साइड होना चालू हो गया, तो कितना हो जाएगा? चौथा कौन स्टेट है?
120 पर यूनिट का कॉस्ट आएगा सर, ठीक है। तो अगर WIP 120 पर यूनिट का कॉस्ट WIP में पड़ता है, सो पार्शियल CCOP फॉर द ईयर, पार्शियल CCOP फॉर द ईयर इक्वल्स टू 6000 का प्रोडक्शन है आपका। आप कितने का प्रोडक्शन करोगे? इलेक्ट्रोपाइप्स प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपना 6000 यूनिट का, तो 6000 यूनिट का प्रोडक्शन और 120 यूनिट का खर्चा WIP में, फिनिश गुड्स नहीं रे बाबा, WIP कितना पड़ेगा? 7,20,000। बढ़िया है। तो फिर WIP स्टॉक कितना पड़ जाएगा सर? WIP स्टॉक में हाफ मंथ के लिए बोला तो 7,20,000 का हाफ मंथ साइकिल के लिए, मतलब जो करंट साइकिल हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 12, साल में 12 महीना आता है और उसमें हाफ मंथ, तो आपको हाफ महीने के लिए WIP स्टॉक में 30,000 का सामान पड़ा रहेगा, ठीक है। ये हो गया हिसाब, एकदम पक्का पक्का हिसाब हो गया। और क्या, और क्या चाहिए सर? 4 नंबर पे क्या है? नहीं 4 नहीं, 3 नंबर ना। WIP हुआ, बट अभी भी हम लोग फिनिश गुड्स नहीं किए, तो थर्ड पॉइंट है आपका कैश COP। कैश COP क्यों? बिकॉज अगेन सर बार बार बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को हटा के करना है, तो 6000, सॉरी हाँ 6000 ठीक है, इंटू 160 कर देते हैं। मतलब 160 क्यों? कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 180 टोटल कॉस्ट आएगा आपका, आप देख लो एक बार चेक करके। टोटल कॉस्ट 180 का आएगा, 80 का रॉ मटेरियल, 80 का रॉ मटेरियल, 20 का लेबर, 80 का ओवरहेड, तो 80 160 प्लस 20 180, so your total cost is 180, but including 110 to 180 there is a 20 depreciation, ठीक है। Including 180 there is a 20 depreciation, so you must eliminate depreciation from here, so 180 minus 20, that's why 160, so total cost cash cost of production हो जाएगा आपका 6000 into 160, that will become, this will become 9,60,000, 16 6 ठीक ही किया मैंने, 9,60,000, ठीक है। तो 9,60,000। तो फिनिश गुड स्टॉक का क्या होगा? कितने दिन के लिए फिनिश गुड स्टॉक मेंटेन करने के बारे में बोला गया है? फिनिश गुड स्टॉक मेंटेन के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला सर? कितना बोला फिनिश गुड स्टॉक? 1 मंथ, 1 month sir. 1 मंथ, ओके। तो 9,60,000 इंटू 1/12 है ना, 9,60,000 इंटू 1/12, तो आपका एक महीने के लिए लगेगा 80,000। तो फिनिश गुड्स का हिसाब हो गया बिना डेप्रिसिएशन का, चलो बढ़िया है। पॉइंट 4 सर, अब अभी क्या कैलकुलेट करना है बोलो तो? अभी चाहिए हमें डेटर, तो डेटर के लिए क्या निकालेंगे? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू कैश CCOP, कुछ डिटेल्स और है नहीं, तो जो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी को कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मान लेना पड़ेगा हमें, तो 9,60,000 जो हमारा आया उसी को मानेंगे, है ना। नाउ ध्यान से सुनो सर, अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स, अमाउंट रिलेशन टू क्रेडिट सेल। सर इस केस में हमारा क्रेडिट सेल कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना हमारा डेटर कितना होगा, मतलब इनका इस पीरियड में डेटर कितना दिन के लिए बना रहेगा, या डेटर से कलेक्शन करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए टोटल कितना कैपिटल का जरूरत है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स या कैश CCOP, जो हमारे यहाँ पर CC कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स और कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही है, बिकॉज और कोई डेटा है नहीं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, सर पॉइंट इतना करना है हमें कि हमें पहले ये देखना है कि क्रेडिट सेल के बारे में क्या बोला है। सर क्वेश्चन ये बोला कि कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स,
क्या करोगे इसको? कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल। कैसे हिसाब लगाओगे? ज्योति, तथा, नंदिनी, एनीवन? हाँ बोलो। टोटल का 25% कैश सेल। टोटल सेल्स का 25% कैश सेल्स है। सर क्या बोला, ध्यान से देखो। कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स। तो टोटल का 25% क्रेडिट कर देंगे क्या? सर क्रेडिट तो 75 होगा, कैश 25 होगा। क्रेडिट 75 और कैश 25, ऐसा होगा क्या? सर थोड़ा सा, हाँ बोलो सर बोलो। क्रेडिट सेल ही 75% है एंड देन उसका भी 25% कैश सेल है, ऐसा बोल रहे हैं। सर देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ सर, इसका हिसाब कुछ ऐसा होना चाहिए। ক্রেডিট সেলসের থেকে 75% লেস হবে। ক্রেডিট সেলস থেকে 75% লেস হবে। তা ক্রেডিট সেলটা কত সেটা তো বের করতে হবে। $9,60,000 इंटू 100/125, ये होना चाहिए सर। हंड्रेड बाई 125। अब ये कैसे मैंने 100/125 लिया सर, इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट क्रेडिट सेल्स बी 100। सर अगर क्रेडिट सेल 100 है तो आप बताओ कैश सेल्स कितना होना चाहिए एज पर आवर क्वेश्चन? कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल्स। तो इफ क्रेडिट सेल्स इज 100, इफ क्रेडिट सेल्स इज 100, देन कैश सेल्स कितना होना चाहिए? $125। 125। सर ध्यान से सोचो। 25 सर। सर कैश सेल्स आर 75% लेस देन द क्रेडिट सेल। तो अगर मैंने यहाँ पर क्रेडिट सेल को 100 माना तो उससे 75% लेस क्या होगा? 25 ना। 100 का 75% मतलब 75। तो 100 से 75 हटा दोगे तो कैश सेल्स कितना रहेगा? 25 ना। सिंपल। तो सर अगर क्रेडिट सेल 100 हो गया, कैश सेल्स 25 हो गया, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? बोलो। क्रेडिट सेल्स 100 है, कैश सेल्स 25 है, तो टोटल सेल्स 125 हो जाएगा, 120 है ना? सो क्रेडिट सेल्स as a proportion of total sales, मतलब टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज क्रेडिट सेल्स है, हमें ये चाहिए ना, बिकॉज हमें डेटर चाहिए। तो टोटल सेल का कितना क्रेडिट है, तो टोटल अगर 125 है और उसमें 100 अगर क्रेडिट है तो कितना प्रोपोर्शन होता है? 100/125 करो, कितना होता है? 100/125 80% सर। 0.8 ना, 0.8 और 80% बेसिकली करके देखो। 100/100 125, 0.8 आएगा, उसको इंटू 100 करो ना, 80%। इसका मतलब है कि टोटल सेल्स हमारा 125 है और उसका 80% हमारा क्रेडिट सेल्स, ठीक है, जो 100 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा 9,60,000 का 100/125 कैसे आया, कितना होता है आप बताओ? $7,68,000। चेक करो एक बार। क्रेडिट अमाउंट रिलेशन टू क्रेडिट सेल हो जाएगा साल भर का 7,68,000, मतलब 7,68,000, ठीक है, 7,68,000। अब ये 7,68,000 से हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए?
अरे जगह तो है, चलो चेक कर देते हैं। हमें कितना दिन का डेटर चाहिए? डेटर पीरियड कितना है? 2 months क्रेडिट इज नॉर्मली अलाउड टू डेटर। आप डेटर को 2 महीने का टाइम देते हो, मतलब 2 महीने में आप डेटर से सामान पैसा कलेक्ट करते हो या करोगे, तो डेटर इक्वल्स टू 7,68,000 into 2/12। So what will be the amount? सर 1,28,000 होगा। चेक इट, चेक कर लेना एक बार। तो ये हो गया डेटर, तो था सही है कि नहीं ज्योति? बोलो सर। नंदिनी, नील। 0.5। अभी हमें चाहिए क्रेडिट परचेस, बिकॉज हमें चाहिए क्रेडिटर। सर क्रेडिट परचेस का मतलब होता है कंजम्पशन। স্যার তাহলে ডেটার্সের ভেতরে যে ইয়েটা ডেপ্রিসিয়েশনটা ছিল আগের বারে করেছিল सर हम लोग तो ये कैश सीओपी तो लिया। अरे कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनটাই তো নিলাম 9,60,000 টা, তো ডেপ্রিসিয়েশন তো নিলাম না। कैश, স্যার আমি এটাই ভুল করেছি ठीक है, हम लोग सर कैश सीओपी तो लिया ना, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही हम लोगों ने यूज किया, बिकॉज हमें डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, इसीलिए पूरा हिसाब हम लोग 9,60,000 पे किए हैं जिसपे डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वही हमें कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना पड़ा, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो यहीं पर आपका मेन पॉइंट था, द क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन होना चाहिए। तो ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड कंजम्पशन, 4,80,000 का हमारा रॉ मटेरियल परचेज था। तो नाउ आपका क्रेडिटर का आंसर क्या होगा? जस्ट चेक क्रेडिटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 1 month। सर सप्लायर आपको 1 महीने का टाइम देता है पेमेंट करने के लिए, तो 4,80,000 इंटू 1/12, तो 40,000 का आपको क्रेडिटर के लिए जमा, मतलब बेसिकली रेडी रखना है। ठीक है, अगर आप रेडी रख पाओगे, आपका ये सब क्या है, ये अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जब आप कंपनी एनालिसिस करते हो, ये सब आपका करंट लायबिलिटी में, मतलब बेसिकली करंट लायबिलिटी के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो अकाउंट्स पेबल का डेटा है ना, अकाउंट्स पेबल का डेटा है, तो मतलब ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी को देना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपनी चेक कर लो, जैसे यहाँ पर आईटीसी को 4,417 करोड़ देना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी देना पड़ेगा 40,000 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा किसको? क्रेडिटर को। ठीक है, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, इसी तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेज होता है। सर कुछ डेटा बाकी रह गया क्या? नहीं सर, जो भी जरूरी डेटा था हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं सर, अभी बस समरी करना है, अभी बस समरी करना है। समरी मतलब स्टेटमेंट रेडी करना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग कर दो, स्टेटमेंट शोइंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर का जगह बना लो और अमाउंट के लिए 2 कॉलम बना लो बस। सर अभी हम लोग थोड़ा सा
ग्रीन पेन यूज कर रहे हैं एसेट को बताने के लिए। तो करेंट एसेट का डेटा जो है पुट करो, क्या क्या करेंट एसेट्स है हमारा। ठीक, जैसे यहाँ पर कंपनी अपने बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स लिखा। हाँ सर, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग आईटीसी या रिलायंस के करेंट एसेट्स चेक कर रहे थे कुछ देर पहले, कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, देख पा रहे हैं ना सर। ठीक, जैसे ये लोग कैलकुलेशन किया, ठीक उसी तरह से हम लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे ये लोग कैलकुलेशन किया, ठीक उसी तरह से हम लोग भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब आप लोग मार्केट में जाओगे काम करने के लिए, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको समझने में देरी नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम लोग सिर्फ किताबी बात नहीं किए हैं सर। हाँ, सिर्फ किताबी बात नहीं किए हैं, हर एक चीज को प्रैक्टिकली कैसे होना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका डेमोन्स्ट्रेशंस कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप कॉर्पोरेट लेवल में काम करोगे ना, चाहे अगर आप बिग 4 में जाते हो या फिर किसी भी तरह का कंपनी में जाके काम करते हो, आपको आइडिया लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना चाहिए। तो करंट एसेट्स में हमारे पास वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट के हिसाब से मैं पुट करता हूँ रॉ मटेरियल स्टॉक। सर वर्किंग नोट 1 में बोला है ऐसे इसी तरह के ना, आपको जब आप लोग किसी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करोगे ना, जब आप लोग किसी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको भी ना उसका डिटेल्स के लिए वर्किंग नोट मेंशन करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा सर। जैसे यहाँ पर मैं आईटीसी के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं क्या बोलूंगा कि सर जाओ आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट चेक करो। ठीक है, अगर आप 2022 का डेटा देखना चाहते हो, जस्ट विजिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईटीसी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईटीसी 416 पेज का एनुअल रिपोर्ट है। सर कितना नंबर पेज में इसका फाइनेंशियल डेटा होगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखो सर, देख रहे हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जस्ट लुक एट हियर, बैलेंस शीट, पीएल, चेंजेस इन कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, कैश फ्लो, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने दिखाया उसका नोट्स अलग से दिखाना पड़ता है। मतलब क्या है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करके चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ है वहां पर, क्या डेटा है वो बेसिकली किया जाएगा, डिटेल्स वहां पर कैलकुलेशन के साथ दिखाया जाता है। तो क्या हम लोग पेज नंबर 146 में जाए, क्या कुछ मिल रहा है सर? सर ये पीडीएफ का पेज नंबर और इसका पेज नंबर मैच नहीं किया लग रहा है, 146 होना चाहिए। कहाँ है? बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट तो होना चाहिए, कितने नंबर पेज में होगा फिर? ये तो 76 दिखा रहा है, रुको, ओ आई थिंक ये देखो, ये है क्या? तब इतना डिटेल्स बड़ा बड़ा होता है, ये मिल गया सर। देख पा रहे हो सर आईटीसी का 2022 का डेटा? हेलो सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देख लो सर, देख लो, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कंपनी क्या कर रहा है ना। ये देखो सर, करंट एसेट्स में कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बता रहा है, ये देखो सर, इन्वेस्टमेंट बताया, ट्रेड रिसीवेबल बता रहा है, कैश बता रहा है, अदर बैंक बैलेंस बता रहा है, लोन बता रहा है, अदर्स कुछ है तो वो बता रहे हैं, और देखो सभी के लिए नोट बता के रखा है, ये देखो सर। मतलब इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ इन्वेंटरीज देन विजिट नोट्स नंबर 8। अगर आपको फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में जानना है, नोट्स नंबर 10। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में जानना है, नोट्स नंबर 11। अदर बैंक बैलेंस के बारे में जानना है, नोट्स नंबर 12। लोन के बारे में जानना है, नोट्स नंबर 5। अदर चीजों के बारे में जानना है, नोट्स नंबर 6। अदर करंट एसेट्स के बारे में जानना है, नोट नंबर 7। देख पा रहे? हाँ सर, मतलब आप लोग वही करते हो क्लास में जो रियल लाइफ में कंपनी करता है, तो कोई बाहरी बात नहीं चल रहा है, ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आप कुछ अलग चीज कर रहे हो। ये देखो सर, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए ना, ये देखो, इसके अंदर आपको नोट्स नंबर 4 में क्या है, नोट्स नंबर 7 में क्या है, ये देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिटेल्स कैलकुलेशन है कंपनी का। ये देखो, यहाँ पर कंपनी का कुछ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब आईटीसी ने कहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका डिटेल्स है, एचडीएफसी में इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आईसीआईसीआई में है, आईडीएफसी में है, कोटक महिंद्रा में है, निप्पॉन में है, एसबीआई में है, देख पा रहे सर? हाँ, ओहो, देखो सर, देखो कंपनी क्या कर रहा है, आईटीसी का इन्वेस्टमेंट है सर, देखते रहो कि क्या होता है। ये सब चीज जब भी टाइम मिले
ये देखो अदर एसेट्स में क्या क्या अदर एसेट्स है उसका हिसाब दिया है। ये देखो सर इन्वेंट्रीज में कितना कंपनी के पास, ये देखो सर रॉ मटेरियल कितने का है, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है। WIP में लास्ट ईयर इस समय में 213 करोड़ का था, 31 मार्च में 232 करोड़ का WIP है। मतलब कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लेवल इंक्रीज हुआ है। फिनिश गुड्स लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड गुड्स परचेज फॉर रिसेल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इंटरमीडिएरीज, टिश्यू पेपर एंड पेपर बोर्ड्स वगैरह ये सब है। ठीक है, एक्चुअली ITC पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है ना सर, इसीलिए। ठीक है, अच्छा और दूसरे अकाउंट्स में जाओ, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इन द नेचर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, देखो सरकारी बॉन्ड में है, IRFC के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, REC के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये सब सरकारी लेवल में है। इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में कितना है वो भी दिया है। ठीक है, अरे बाप रे बाप, इन्वेस्टमेंट का डेटा देख रहे हो सर, दिमाग खराब कर देगा। कंपनी के पास पैसा है क्या करेगा इतना, आप किसी दूसरे कंपनी का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं देख पाओगे कंपेरेटिवली। ITC के पास बहुत पैसा है ना, क्या करेगा बैठे बैठे, फालतू का पैसा कहाँ रखेगा, इन्वेस्ट कर दिया। सर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे आप लोग। ये देखो सर नोट्स नंबर है सर 10, नोट्स नंबर 10 में ट्रेड रिसीवेबल मतलब मार्केट से कितना पैसा मिलने वाला है उनको, करंट है, करंट एसेट्स है। सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स इतना मार्केट से मिलने वाला है। अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट इंपेयर्ड, लेस अलाउंस फॉर क्रेडिट इंपेयरमेंट। ये सब दूसरा पॉइंट है, दूसरे चीजों में बात करेंगे, बट बेसिकली इतना मार्केट से कंपनी को मिलने वाला है जो कंपनी चाहता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का देखो कितना पुराना ट्रेड रिसीवेबल्स है, मोर देन 3 साल पुराना रिसीवेबल्स क्या है, 6 महीने का रिसीवेबल्स क्या है। ठीक है, नॉट ड्यू कितना है उसका भी हिसाब किताब दिया है। अरे बाप रे बाप, कैश कितने का कैश है रिसेंट ट्रेंड का वो भी करंट लेवल में, अदर बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है वो भी बता के रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ये कैपिटल का चलो। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है सर। हम लोग जो कर रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरह से कंपनी भी अपना डिटेल्स को मैनेज कर रहा है। यही मैं बेसिकली कहने का कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बस आप लोग अपना इंटरेस्ट लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मार्केट के साथ कनेक्ट करो, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इंटरेस्ट मेंटेन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। इंसान वही अच्छा कर पाता है जब इंटरेस्ट मिलता है ना, बन जाओगे। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा नहीं बन पाओगे। तो RM स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नोट 3 लेटर, नोट 4 सर कैश इन हैंड कुछ है क्या, मैं लिख दिया है कि नहीं एक बार चेक कर लो। उस क्वेश्चन में यस मिनिमम कैश बैलेंस 45,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड बोल के रखा। तो चलो 45,000 मेंटेन कर देते हैं पहले ही। सर डेटर अमाउंट कितना है तो था एक तो बॉल 1,28,000। फिनिश गुड्स है सर 80,000। ओके, WIP स्टॉक 30,000, रॉ मटेरियल स्टॉक 80,000। जो भी आया टोटल करो साइड में निकालो। सर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या है, F क्रेडिटर है क्या, मतलब सप्लायर। वर्किंग नोट 5 में चेक करो सर क्रेडिटर। इन दिस एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही आई थिंक एक ही क्रेडिट एक ही आपका क्रेडिटर आएगा 40,000 का। तो क्रेडिटर हो जाएगा आपका 40,000 का। और कुछ है क्या, आउटस्टैंडिंग एनी अदर लाइबिलिटी लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला ही नहीं हाँ है। सर
ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो फिर जब बोला नहीं है तो दिमाग क्यों खराब करना है। चलो, तो क्रेडिटर हो गया 45 40 का। अच्छा, तो फिर ये 40 हो गया बाहर, आउटर में कर दो, और इसका टोटल कितना हुआ रे तो था 363। तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज CA माइनस CL 3,23,000। सर अब आपको एक और चीज बोला है क्वेश्चन में, सेफ्टी मार्जिन 20% टू कवर अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखने के लिए बोल रहा है सर, वर्किंग कैपिटल में थोड़ा कंटिजेंसी के लिए रखने के लिए बोल रहे हैं। फ्यूचर इवेंट कंटिजेंस क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करके अगर कुछ खर्चा आपका बढ़ जाता है तो कंटिजेंट कॉस्ट, ठीक है। तो सेफ्टी मार्जिन कितना है? 20% ऑफ कैपिटल, जो आपका NWC आया उसका 20%, कितना होगा? 3,23,000 का 20% কত হচ্ছে? 64,600। टोटल करके बताओ। 3,87,600। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? जब कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो क्या करना है? हेलो हेलो सर बोलो। हे नंदिनी, नील, शिवम बोझा गেছে? समझ में आया? हाँ सर। ज्योति समझ में आया? ज्योति यस सर। नाउ लुक एट अगेन, कुछ नोट्स लिखो सर। सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, इन सर्टेन सम, इन सर्टेन क्वेश्चंस it would be given that safety margin is 20% of net working capital after including सेफ्टी मार्जिन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि सेफ्टी मार्जिन को इंक्लूड करके उसके ऊपर सेफ्टी मार्जिन लगाओ, ठीक है, आफ्टर इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन। तो क्या करना है, जो आप वर्किंग कैपिटल आएगा उसके साथ 20% ऐड करो, फिर उसके ऊपर 20% लगाओ आफ्टर इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन। मैं बताता हूँ क्या करना है। तो जब क्वेश्चन ऐसा बोलेगा तो क्या, जैसे इसको थोड़ा सा लेट नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूड सेफ्टी मार्जिन इक्वल्स टू 100। क्वेश्चन अगर ऐसा बोल देता है ना कि इट वुड बी गिवन दैट सेफ्टी मार्जिन इज 20% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल आफ्टर इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, तो इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसा दे देता है। तो लेट NWC इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन इक्वल्स टू 100, तो सेफ्टी मार्जिन कितना हो जाएगा? हेलो सेफ्टी मार्जिन कितना हो जाएगा? अगर इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन 100 है तो सेफ्टी मार्जिन अगर 20% है तो क्या हो जाएगा? 20। और क्या, इंक्लूडिंग नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन 100 है, और अगर वो 20% बोला है तो
सेफ्टी मार्जिन हो जाएगा 20, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन इज 80। 100 से 20 को निकालो तो बिफोर सेफ्टी मार्जिन क्या हो जाएगा 80, ठीक है। बिफोर सेफ्टी मार्जिन इज 80, सो सेफ्टी मार्जिन as a proportion of NWC, as a proportion of NWC मतलब नेट वर्किंग कैपिटल, सेफ्टी मार्जिन एज ए प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी नेट वर्किंग एज ए प्रोपोर्शन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर मार्जिन ट्वेंटी बाई 80। तो इन दिस क्वेश्चन हम लोग जिस क्वेश्चन को अभी बनाया, इन दिस क्वेश्चन it would have been तब अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल देता तो फिर आपका जवाब कुछ ऐसा होता, 3,23,000 आपका कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल आया था ना, है ना, सेफ्टी मार्जिन ऐड करने से पहले। तो 3,23,000 इंटू 20/80 करके जो होता वो आपका सेफ्टी मार्जिन में जाता। तो 6,46,000 आया था, सॉरी 64,600 आया था। अब करके देखो कितना आता है, कितना आ रहा है सर? अरे बोलो कितना आ रहा है? 80,750। 80,750। तो सर कब ये जवाब होता? अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता, in certain question it would be given that safety margin is 20% of net working capital after including safety margin, ठीक है। तो अगर 20% बोल देगा ना तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, 3,23,000 इंटू 20/80, ठीक है। तो 20/80 करके जो जवाब आता वही आपका जवाब होता। और आपको क्या करना पड़ता, ये जो हमारे सेफ्टी मार्जिन का जवाब आपने दिया ना, ये चेंज होके 80,750 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने ये वाला नहीं बोला था, लेकिन अगर बोलता तो ऐसा करना पड़ता आपको। चौथा बोलो सर, नील, ज्योति, शिवम, टेल मी, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है सर, सब छोटा छोटा ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको थोड़ा सा मेहनत करके डिप्रिसिएशन को ऐसे अलग करके कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। सर एक काम करते हैं, आप लोगों को होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है फिब्रोप्लास्ट का, ठीक है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है सर, हो जाना चाहिए, ठीक है। करके आप लोग मेरे को आंसर शेयर करो, ठीक है, सॉल्व करो और मुझे आंसर शेयर करो। होम टेस्ट है ये, होम टेस्ट है, घर पे बैठे सॉल्व करो, कल तक मुझे शेयर करो सर, ठीक है। घर पे बैठे ये टेस्ट दो। ये फिब्रोप्लास्ट का क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन है आपका अल्फा लिमिटेड का, ठीक है, एक फिब्रोप्लास्ट का, एक अल्फा लिमिटेड का, और ये वाला क्वेश्चन भी करना मैनेजमेंट ऑफ एमएनपी लिमिटेड का, ठीक है, एमएनपी लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है और करके मुझे शेयर करना है। और एक क्वेश्चन है टेम्को लिमिटेड का, इसे भी सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके टेम्को लिमिटेड का क्वेश्चन का जवाब इजी है, बट जरूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप लोग इस टेम्को लिमिटेड को कंप्लीट कर लेते हो तो इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा। क्या इंटरेस्टिंग चीज? सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास, कि जब कोई कंपनी डबल शिफ्ट करता है, जैसे मानो
कि रिलायंस का ये जो पेट्रोल रिफाइनरी है ये सिंगल शिफ्ट नहीं मानो डबल शिफ्ट करता है, मतलब इसका कैपेसिटी है, ऐसा प्लांट लगाया है ना, ऐसा प्लांट लगाया कि सिंगल शिफ्टिंग नहीं सर डबल शिफ्ट करता है। तो अगर कंपनी डबल शिफ्ट करेगा तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल नो डाउट ज्यादा लगेगा। तो जब डबल शिफ्टिंग करेगा कंपनी तो कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेगा ये मैं सिखाऊंगा। और ये मैं कैसे सिखाऊंगा, इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यूज करने वाला हूँ सर। कौन सा क्वेश्चन? टेम्को लिमिटेड को यूज करूंगा। सो बाकी क्वेश्चन तो करना ही है पर टेम्को लिमिटेड को जरूर सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके रखिएगा, चारों क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके सेंड कीजिए, ठीक है सर। मैं बदले में आप लोगों को आंसर भी शेयर करूंगा, कोई डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा और कुछ नोट्स लिखा के फिर मैं आपको डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। मतलब जब कंपनी को डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है, अगर आप लोग डबल शिफ्टिंग सीख जाओगे फिर मैं आपको धीरे धीरे कैश मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट सिखाऊंगा। वो सब क्या है सर? सर ये देखो, वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चीज है ना, बिकॉज वो कंपनी का पूरा बैलेंस शीट और कंपनी का पूरा बैलेंस शीट को लेके चलता है ना, तो तब कंपनी तभी जाके अपना मैनेजमेंट को ठीक ठाक से संभाल पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग इतना दिन से जो क्लासेस किए उसमें आपने डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये सब आपने देख लिया सर, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक काम करूंगा। जो लोग आप लोग कॉस्टिंग का क्लास करते हो मैम के पास, आप लोग रॉ मटेरियल बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, वहीं पर एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। अच्छा, पेबल मैनेजमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी आपको सिखाना चालू कर दिया, मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है ना सर। क्या सर? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और फिर दो स्पेशल टॉपिक है सर जो वर्किंग कैपिटल का ही एक पार्ट बोलो आप, ठीक है। एक होता है कैश मैनेजमेंट, एक होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। मतलब कंपनी अपना कैश को कैसे मैनेज करता है, ट्रेजरी को, बिजनेस के अंदर जो कैश चलता है उसको मैनेज करने के पीछे कंपनी का क्या मॉडल है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब बिजनेस में आप कैश तो देख लेते हो, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, इसके पास इतना इतना कैश है। अब ये कैश को मैनेज कैसे करता है? कैश को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कैश का भी कॉस्ट पड़ता है सर। कैश को मैनेज करने के लिए ही कंपनी को बहुत कॉस्ट पड़ता है। ये 16,000 करोड़ कैश को मैनेज अगर प्रॉपरली नहीं कर पाएगा ना तो बिजनेस कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है। सो पॉइंट इज दैट हाउ कंपनी मैनेज देयर कैश, ये भी वर्किंग कैपिटल का एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। एंड फिर हम आपको लास्ट में बताऊंगा रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब डेटर को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, डेटर को स्पेशली कैसे मैनेज करता है। ऐसे 3-4 टॉपिक हैं जो वर्किंग कैपिटल का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है सर, ठीक है। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसे होता है इसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन, ठीक है। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड कैश, ये तीनों को स्पेशल वे में मैनेज करना आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। बट बिफोर दैट नॉर्मल वर्किंग कैपिटल अगर आपको क्लैरिटी नहीं आया, सारा का सारा लेक्चर एक बार रिवाइज करो, जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया उसको आप लोग गो थ्रू करो, होमवर्क को ट्राई करो, कोई डाउट है तो पूछो सर, ठीक है। बस इतना ही बात है। साथ साथ में स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल लेवल में डेटा को एनालिसिस करना भी चालू करो, ठीक है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकालो, जैसे ही थोड़ा सा फांका समय मिले ना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के रीड करो सर, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट निकाल के रीड करो, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस का काम नहीं है कंपनी का जो भी अकाउंट्स जो भी कंप्लीट कर देता है। अकाउंट्स क्या किया, स्टेटमेंट बना के दे दिया, एंट्री करके दे दिया एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके। अब एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट का काम होता है उसको एनालिसिस करना है और कंपनी को सजेस्ट करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, आपको क्या करना है, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करके कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बस हाँ, वहां पर फाइनेंस के साथ साथ आपको थोड़ा फंडामेंटल भी जानना पड़ता है। ऐसे फाइनेंस इज अ बिग पार्ट ऑफ फंडामेंटल, बट फंडामेंटल एनालिसिस जो स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ स्पेशल बात करता है, उसके लिए अलग से फंडामेंटल का क्लास जब होगा, आप लोगों में से अगर जिसका भी इच्छा होगा वो ज्वाइन करके फंडामेंटल जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिक डिस्कशंस जो चल रहा है। अब आगे आगे और डिस्कशंस बढ़ेगा, बट होमवर्क प्रॉपरली होना चाहिए और फिर ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डबल शिफ्टिंग करा पाऊँ, ठीक है, और कैश मैनेजमेंट स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू फिर से करेंगे।
ঠিক আছে, এই নীল একটু ওয়েট করে যাস তো। নীল, নীল আছিস? ওকে স্যার, টাটা। Yes, sir. ঠিক আছে। স্যার স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছে লাস্ট